नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हम लोग पढ़ना शुरू किए थे यूजीसी नेट जीआरएफ के इतिहास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अभी तक 2 क्लास आई हैं और ये तीसरी क्लास है। हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था आपको 2004 से लेकर के 2023 तक जो भी प्रश्न आए हैं यूजीसी नेट जीआरएफ के इतिहास के प्रश्न पत्र में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। और अगर आप ये सारे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका नेट तो होना ही होना है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सही से पढ़ लेते हैं तो नेट आपका रुकेगा ही नहीं। अगर थोड़ा सा आप और मेहनत कर लेते हैं तो आपका जीआरएफ भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही मिला रखा, जैसा कि आपको मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि थोड़ा यहाँ प्रश्न बनाने का तरीका मेरा अलग है। हालांकि ये वही सारे प्रश्न हैं जो आए हुए हैं। मासिर जहांगीरी एक बुक है और इसके लेखक कौन है? ख्वाजा कामगार गैरत खान। ये मैंने पहले से ही सामने सामने मिला रखा है, आपको मिलाना नहीं, सिर्फ पढ़ते जाना है। लेकिन एग्ज़ाम में आएगा तो कुछ ऐसा दिया रहेगा, उल्टा सीधा दिया रहेगा और आपको मिलाने के लिए देगा। तो पहला है, मासिर जहांगीरी के लेखक कौन है? ख्वाजा कामगार गैरत खान। इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक है मोतमिद खान। मासिर ए आलमगीरी के लेखक हैं साकी मुस्तैद खान। फुतूहात ए आलमगीरी के लेखक हैं ईश्वरदास नागर। देखिए कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, जैसे यहाँ आलमगीरी की जगह अलमगिरी लिखा है, तो यहाँ आलम होना चाहिए ना कि अलम। तो इतना आप समझ सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन रहा। दूसरा है, फिर से आ गया, सही मिलान कीजिए। पंजाब टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ था? 1868 में। इल्बर्ट बिल विवाद कब आया था? 1883 में। हंटर आयोग का गठन कब हुआ? 1882 में। और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का भारत आगमन कब हुआ? 1921 में। तो ये सारे मैंने पहले से ही मिला रखे हैं, आपको सिर्फ पढ़ते जाना है। और ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं तो बहुत ध्यान से पढ़िए। फिर है, सही मिलान कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सेंट टोमी का युद्ध कब हुआ था? 1746-47 में। 1746-47 में सेंट टोमी का युद्ध हुआ था। चेंदुर्थी का युद्ध कब हुआ था? 1758 में। बक्सर का युद्ध आप जानते होंगे 1764 में हुआ था। पिंडारी का युद्ध 1817-18 में हुआ था। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। फिर आ गया, सही मिलान कीजिए। इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल्स, ये पेंटिंग्स के नाम हैं, या आप कह सकते हैं बुक के नेम हैं। पेंटिंग से संबंधित कुछ बुक्स हैं, उनके नाम हैं। इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल्स, इसके लेखक कौन है? पर्सी ब्राउन। आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया, कैथरीन बी एसर। द टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग, मोती चंद्र। मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर टाइम्स, अशोक कुमार दास। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर टाइम्स, अशोक कुमार दास ने लिखा है। एक बार फिर से देख लीजिए। द टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग, मोती चंद्र। आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया, कैथरीन बी एसर। इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल, पर्सी ब्राउन। अगला है आपका, सही मिलान कीजिए। फ्रीडम एट मिडनाइट, ये भी एक बुक का नाम है। किसने लिखा है? कॉलिंस और लेपियर ने। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये किसने लिखा है? वीपी मेनन। ट्रावनकोर दीवान, ये किसने लिखा है? सीपी रामास्वामी अय्यर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, पैथिक लॉरेंस ने लिखा है। सही मिलान कीजिए। देखिए इस टाइप के प्रश्न ज़्यादा आते थे और आते हैं भी अभी, क्योंकि आपको फंसाने की कोशिश करेगा। अब सीधे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, थोड़ा सा उलझाएगा ज़रूर। कर्नल टॉड
इनकी पुस्तक है एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, ये कर्नल टॉड की पुस्तक है। जॉन मॉलकम की पुस्तक है मेमोयर ऑफ सेंट्रल इंडिया, मेमोयर ऑफ सेंट्रल इंडिया। C.R. विल्सन की पुस्तक है अर्ली एनल्स ऑफ द इंग्लिश इन बंगाल। M. विल्कन्स की पुस्तक है हिस्टोरिकल स्केचेज ऑफ साउथ इंडिया। अब यहाँ आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है। तो देखिए 3 सही होंगे, एक कोई गलत होगा। देखिए निम्न पुरापाषाण काल में मनुष्य क्या करता था, शिकार करता था और खाद्य संग्रह करता था, यानी खाद्य संग्रहण करता था। उच्च पुरापाषाण काल में स्थिति यही रही, तो ये भी सही है, दोनों सही हैं। तीसरा गलत हो गया, क्योंकि मध्य पुरापाषाण काल में जो आदमी था वो खाद्य संग्रहण शिकार तो करता ही था, साथ ही साथ वो पशुपालन की शुरुआत भी कर चुका था। तो यहाँ पशुपालन होना चाहिए, ना कि शिकार या खाद्य संग्रह। अगर ये है भी तो इसके साथ में पशुपालन होना चाहिए। नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादन शुरू हो गया था, तो ये आपका जो है तीसरा यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे पशुपालन नहीं दिया है। मध्य पुरापाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। सही मिलान कीजिए। अब ये प्रश्न थोड़ा सा देखिए, इसमें नीचे से देखना शुरू कीजिए। शिकारपुरी एक स्थान है जो कि गुजरात में है। कुनाल ये हरियाणा में है। तरखान वाला डेरा ये राजस्थान में है। अब यह देखिए सराय खोला, ये थोड़ा यहाँ पाकिस्तान नहीं होगा, ये गलत टाइपिंग हो गया है। ये होगा यूपी के प्रतापगढ़ ज़िले में, प्रतापगढ़ ज़िले में है। यूपी के प्रतापगढ़ ज़िले में सरायखोला है। तरखान वाला डेरा है राजस्थान में। कुनाल है हरियाणा में। शिकारपुर है गुजरात में। फिर है एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था। स्वराज शासन, इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं होम रूल लीग आंदोलन, उसी को बोलते हैं स्वराज शासन। तो इसका लक्ष्य क्या था। अब देखिए यहाँ पे मैंने विश्लेषण लिख दिया है अच्छे से। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया होम रूल आंदोलन का लक्ष्य भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। तो इसका लक्ष्य क्या था, स्वशासन प्राप्त करना। होम रूल आंदोलन का प्रारंभ अप्रैल 1916 ईस्वी में हुआ, जबकि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत मार्च 1916 में हुआ। तो देखिए 2 लोगों ने शुरुआत की थी, 2 लोगों ने अपने अपने क्षेत्र बांट लिए थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने पहले शुरुआत कर दी थी मार्च 1916 में, उसके 1 महीने बाद एनी बेसेंट ने शुरुआत की। इनके क्षेत्र बटे हुए थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक के क्षेत्र कहाँ थे, जैसे महाराष्ट्र हो गया, बम्बई को छोड़ दे तो पूरा आपका महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पे होम रूल आंदोलन कौन चला रहा था, बाल गंगाधर तिलक। कर्नाटक हो गया, पुणे हो गया, यहाँ सब बाल गंगाधर तिलक चला रहे थे। और इन सारे स्थानों को छोड़ दें, बाकी जितने स्थान बचते हैं उसमें एनी बेसेंट ने इस आंदोलन को चलाया, यानी इस आंदोलन का नेतृत्व किया। बेसिन की संधि 1802 किस किस के बीच हुई थी। बेसिन की संधि 1802 यानी 1802 में जो बेसिन की संधि हुई थी वो अंग्रेज़ों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय। अब यहाँ अंग्रेज की जगह कंपनी लिख सकती है। फिर एक यहाँ और फैक्ट दिया है, देवगांव की संधि 1803 में हुई कंपनी और रघुजी भोसले के बीच, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर है 8 अगस्त 1942 का दिन किस लिए महत्वपूर्ण है। तो भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था, और इसी दौरान महात्मा गांधी जी ने कहा था आज़ादी से कम कुछ भी नहीं, और इसी दौरान एक नारा दिया था करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब इसी दौरान गांधी जी ने कहा था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये कई बार पूछा जा चुका है नेट जीआरएफ के एग्ज़ाम में। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने, दादा भाई नौरोजी। ये एक उदारवादी नेता थे
कांग्रेस के। इन्होंने इस पुस्तक के द्वारा बताया कि भारतीय गरीबी और भुखमरी का मूल कारण ब्रिटिश रेगुलेशन है, मतलब ब्रिटिश के जो कानून हैं वही भारतीय गरीबी और भुखमरी के कारण हैं। जो भी ब्रिटिश या नियम कानून बनाते हैं उसी के कारण भारत में भुखमरी और गरीबी आती है। इनकी और पुस्तकें हैं जैसे द वॉन्ट्स एंड बीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये 2 पुस्तकें और हैं, इसको भी याद रखिए। ये पहली वाली तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप 2 याद रखिए, द वॉन्ट्स एंड बीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए ध्यान दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जिन्होंने होम रूल लीग चलाया था। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और ये कब थी? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखना। फिर है क्रमानुसार लिखिए, यहाँ पे कुछ वायसराय दिए हुए हैं और मैंने क्रम लिख दिया है, ये देख लीजिए। मैंने इसको पहले से ही क्रम से लिख दिया ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। सबसे पहले मियो आएगा, लॉर्ड मियो, 1869 से 72 तक इसका कार्यकाल रहता है। फिर इसके बाद नॉर्थ ब्रुक आएगा 1872 से 76। फिर बीच में कई सारे वायसराय आएंगे, वो नहीं दिया है यहाँ पर, 4 ही दिया था ऑप्शन। मिंटो द्वितीय 1905 से 10, लिन लिथगो 1934 से 36। तो आपको यहाँ क्रम से लगाना था कि पहले कौन आया है, उसके बाद कौन आया है, उसके बाद कौन आया है, सबसे बाद में कौन आया है, ऐसे आपको लगाना था। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं दी रहेंगी, सिर्फ आपको नाम दिया रहेगा और कहेगा क्रम से लगाओ। तो अगर आप शासनकाल इसका जानते हैं तो क्रम से आप लगा सकते हैं। किसके द्वारा मुगल हरम सच्चरित्रता का मंडप था? किसके अनुसार मुगल हरम सच्चरित्रता का मंडप था? निजामुद्दीन अहमद, जिसकी रचना तबकात अकबरी है। मतलब निजामुद्दीन अहमद कहते हैं कि जो मुग़ल हरम था वो सच्चरित्रता का मंडप था। सच्चरित्रता का मंडप था, ये किसने कहा है? निजामुद्दीन अहमद। और निजामुद्दीन अहमद की एक पुस्तक है, उसका क्या नाम है? तबकात अकबरी। तो यहाँ 2-3 फैक्ट आप याद रखिए। फिर है मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का पद क्या था? मतलब मीर बख्शी का क्या मतलब होता था? मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का पद प्रमुख वेतनाधिकारी का पद होता था, वेतनाधिकारी। इस पद का विकास अकबर के काल में हुआ था, तो ये भी याद रखिए। मीर बख्शी पद की शुरुआत कब हुई थी? अकबर के शासनकाल से। और मीर बख्शी का प्रमुख कार्य क्या होता था? सैनिकों की भर्ती करना, उसका हुलिया रखना, यानी उसका हुलिया दर्ज करना, रसद प्रबंधन, हाथी घोड़े का प्रबंधन करना, मतलब सेना की देखभाल करना, ये मीर बख्शी का कार्य होता था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो इब्न बतूता। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। ये मोरक्को का निवासी था, अफ्रीका का। अब अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है मोरक्को, वहीं का ये निवासी था। और इसने कब यात्रा की? 1333 में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और इसी ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन क्षेत्र है वो हिंद एवं सिंध तक है। अकबर ने कौन सा सामाजिक सुधार नहीं किया? तो देखिए, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 3 सुधार किए थे, ये वाला नहीं किया था। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया था। देखिए, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा पहले। विधवा विवाह को वैधता प्रदान कर दी थी, मतलब विधवा विवाह हो सकता है। अकबर ने ये चीज़ निश्चित कर दी कि विधवाएं विवाह कर सकती हैं दोबारा। विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया। खतना करने की आयु सीमा 12 वर्ष कर दी। अगर 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा है तो उसका खतना नहीं हो सकता। तो ये तीनों कार्य तो अकबर ने किए थे, लेकिन सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया था। मतलब प्रतिबंध लगाया था अकबर ने, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध नहीं। थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान देना है।
जैसे अकबर ने कहा था, अगर कोई स्त्री सती ना होना चाहे यानी आग में ना जलना चाहे तो उसे कोई ज़बरदस्ती नहीं जला सकता, ये अकबर ने कहा था। यानी एक प्रकार से प्रतिबंध लगाया था, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध नहीं। अब मान लीजिए कोई स्त्री खुद से सती होना चाहती है तो उस पर प्रतिबंध नहीं था। तो वही चीज़ यहाँ तीसरा गलत है, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित कारखाने को क्रम से लिखिए। तो सबसे पहले मसूलीपट्टनम में स्थापना हुई 1611 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटेन की, उसने 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री खोली मसूलीपट्टनम में। उसके बाद सूरत में 1613 में, फिर बालासोर में 1633 में, और सबसे बाद में हुगली 1686 में। तो इसको आप क्रम से लगा लीजिए, सबसे पहले मसूलीपट्टनम, फिर सूरत, फिर बालासोर, फिर हुगली। निम्नलिखित उत्तरवर्ती मुगल शासकों को उनके कालक्रम, यहाँ कार्य नहीं, यहाँ होगा कालक्रम, देखिए ये टाइपिंग मिस्टेक है, कालक्रम होगा। उत्तरवर्ती मुगल शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार लिखिए। तो यहाँ मैंने पहले से ही क्रमानुसार लिख दिया है। जहांदार शाह 1712 से 13 तक रहता है, मोहम्मद शाह 1719 से 48 तक रहता है, अहमद शाह 48 से 54 तक, और आलमगीर द्वितीय 54 से 59 तक मुग़ल बादशाह रहता है। तो मैंने क्रम से लिख दिया है। रॉबर्ट क्लाइव ने मुग़ल शासक से बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष में प्राप्त की? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये 2-3 बार आ भी चुका है। रॉबर्ट क्लाइव ने मुग़ल शासक से यानी मुग़ल शासक से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी 1765 ईस्वी में प्राप्त की। कब? इलाहाबाद की संधि हुई थी उस टाइम, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। उसी टाइम बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मुग़ल बादशाह ने अंग्रेज़ों को यानी कि कंपनी को दे दिया था। दीवानी का मतलब होता है राजस्व वसूलने का अधिकार। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? अब यहाँ कुछ पुस्तकों का नाम दिया है और उनका समय दिया हुआ है। आपको बताना है कौन सी पुस्तक कब लिखी गई। मैंने यहाँ पे टाइम लिख दिया है तो आप बता सकते हैं आसानी से। सबसे पहले आएगी मेगास्थनीज की इंडिका। देखिए इसको नंबर 1 मैंने दिया यानी कि पहले नंबर पे। जब आप कालानुक्रम उसका सजाएंगे, कालक्रम के अनुसार लिखेंगे, तो सबसे पहले मेगास्थनीज की इंडिका आएगी जो 302 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व के बीच लिखी गई है। तो सबसे पहले मेगास्थनीज ने इंडिका को लिखा है। फिर द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये पुस्तक है, ये लिखी गई है 80 ईस्वी से 115 ईस्वी तक। अब देखिए यहाँ ईसा पूर्व था, ये ईसा पूर्व था, लेकिन यहाँ ईस्वी आ गया। तो 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के बीच लिखी गई है द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो ये दूसरे नंबर पे आ गई। लेकिन इसके लेखक कौन है ये नहीं पता है, अज्ञात कहा जाता है। इसके लेखक अज्ञात हैं, मतलब पता नहीं है। फिर है टॉलमी की जियोग्राफी, ये दूसरी सदी की रचना है। टॉलमी ने अपनी एक बुक लिखी है जियोग्राफी नाम से, दूसरी सदी में। और सबसे लास्ट में आएगा कॉस्मस की इंडिको प्लेट्स, जो कि 535 ईस्वी से 547 ईस्वी के बीच लिखी गई है। तो ये इसका कालक्रम हो गया। रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी? रुद्रमा देवी वारंगल के काकतीय वंश की राजधानी थी। वारंगल एक स्थान का नाम है, दक्षिण भारत में पड़ता है। बेसिकली हैदराबाद, जहाँ तेलंगाना वगैरह है, वहीं पहले वारंगल हुआ करता था। तो वहाँ काकतीय वंश का शासन था और उसी वंश की रानी थी रुद्रमा देवी। नाथ मुनि ने अलवार कविताओं का संग्रह किस ग्रंथ में किया है? नाथ मुनि ने अलवार कविताओं का संग्रह किस ग्रंथ में किया है? नलीर दिव्य प्रबंधन, नलीर दिव्य प्रबंधन नामक ग्रंथ में नाथ मुनि ने अलवार कविताओं का संग्रह किया है। शासन, और ये शासन नहीं होगा, यहाँ शासक होगा। शासक और उनकी राजधानी का सही मिलान कीजिए। तो मैंने पहले से ही मिला रखा है, आपको सिर्फ पढ़ लेना है। कीर्तिवर्मन की राजधानी वातापी थी। सिंह विष्णु की राजधानी कांचीपुरम,
दंतिवर्मन की राजधानी मान्यखेत और विजयालय की राजधानी तंजौर। अब ये सब कौन है? तो ये सब प्राचीन इतिहास में आपने पढ़ा होगा, ये सब प्राचीन इतिहास के राजा हैं विभिन्न वंशों के, और इधर उनकी राजधानियाँ हैं। तो ये आप देख लीजिए, सही मिलान कीजिए फिर से। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। शेख बहाउद्दीन जकारिया की दरगाह मुल्तान में। शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज सकर इनकी दरगाह अजोधन। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में। तो ऐसे आपको पढ़ लेना है। प्राचीन साहित्य ग्रंथों में से किस में चित्रकला संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण ये एक ग्रंथ है जिसमें चित्रकला से संबंधित एक अध्याय है। फिर उसको आपको क्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, ऐसे आपको लगाना है। तो देखिए, शाइस्ता खां का चित्तगांग पर अधिकार हुआ 1665 में। फिर शहजादे अकबर का दक्कन पलायन कब हुआ? 1681। मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ होना, 1691 में हुआ था, लेकिन देख लीजिए इसको आप, 1681 यहाँ लिखा हुआ है। ये तो सही है 1665। शहजादे अकबर का दक्कन पलायन 1681। औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा की विजय 1687 और खालसा की स्थापना 1699 में हुई थी। तो ये तीनों सही हैं। इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज है, ये आप देख लीजिए। अकबर का दक्कन पलायन यानी दक्कन दक्षिण अभियान कब शुरू हुआ था? देख लीजिए 91 है या 81 है, एक बार गूगल पे आप सर्च कर लीजिए। फिर है ये क्वेश्चन आपका है, इसको भी आपको सही से मिलाना है। दीर्घ निकाय किससे संबंधित है? महापरिनिब्बाण सूत्र से। खुद्दक निकाय धम्मपद, विनय पिटक खंदक, अभिधम्म पिटक कथावस्तु। तो ये भी आपने देख लिया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और यहाँ लास्ट क्वेश्चन है आपका, चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? मतलब चोल वंश का जो राजस्व अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे? तो उसको बोलते थे वरितपोत इसको बोलते थे वरितपोत गकक। देखिए थोड़ा बोलने में हो सकता है आपको थोड़ा असुविधा हो। ये चोल वंश का राजस्व अधिकारी था। आप इसको पढ़िए क्या लिखा है, वरितपोत गकक चोल वंश का राजस्व अधिकारी होता था। चोल काल में भूमि कर का 1/3 भाग लिया जाता था, यानी भूमि कर जो लिया जाता था वो उपज का 1/3 भाग होता था। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। चोल काल में कासू सोने के सिक्के थे। तो सोने के सिक्के जो होते थे उनको कासू बोलते थे। कैंटन चोलकालीन मुख्य बंदरगाह था। और सेरुंद्रम कनिष्क पदाधिकारी होता था। यहाँ देखिए पदाधिकारी इंग्लिश में लिख गया है, यहाँ पदाधिकारी लिख लीजिए। सेरुंद्रम किसको बोलते थे? कनिष्क पदाधिकारी, यानी छोटा पदाधिकारी जो होता था उसको सेरुंद्रम बोलते थे। और सभा के सदस्यों को पेरुमक्कल बोलते थे। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं यूजीसी नेट जीआरएफ इतिहास के प्रश्न पत्र में। और आगे हमारी सीरीज़ जारी रहेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।